विदेश से आई उस रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा जो कह रही है कि 2024 में आएगा तो मोदी को कहां से वोट आएगा, क्यों आएगा, कंप्लीट रिपोर्ट बताएगी। नरेंद्र मोदी का नया सरप्राइज कौन सा है जो हिंदू विरोधियों को फुल एक्सपोज करेगा, आज उसकी भी बात होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो विपक्ष को सांस नहीं लेने दे रहे कि विपक्ष साथ बैठकर कुछ रणनीति बना ले, अपने टकराव कम कर ले, सीट शेयरिंग कर ले। नरेंद्र मोदी विपक्ष को एक के बाद एक सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हैं और विपक्ष जो है वो पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है। पॉपकॉर्न नहीं देखें कैसे पट 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 उछलता है, फूटता है, तो वैसे ही विपक्ष इधर से उधर उछल रहा है। उसको समझ ही में नहीं आ रहा करना क्या है। यह नरेंद्र मोदी ने माहौल बना रखा है। दूसरी तरफ दुनिया की अलग अलग संस्थाओं ने भी विपक्ष का बीपी बढ़ाया हुआ है। अब विदेश से एक रिपोर्ट आ गई जिससे विपक्ष टेंशन में आ गया है। विदेश से जो रिपोर्ट आई है वो भी कह रही है कि 2024 में आएगा तो नरेंद्र मोदी ही। और उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है जरा सुनिए, आपको कुछ मोटी मोटी बातें बताता हूं, फिर पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में मोदी का जीतना तय लग रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मोदी को क्यों वोट मिलेगा, मतलब ऐसे हवाई नहीं कि बस बोल दिया मोदी जीतेंगे, क्यों जीतेंगे यह भी बताया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मोदी ने कितना काम किया है, कितना नहीं, और क्यों वोट मिलेगा। इस रिपोर्ट में इंडिया गठबंधन का भी जिक्र है कि इंडिया गठबंधन क्यों कमजोर है और इसकी क्या हालत होने वाली है। तो यह पूरी कंप्लीट रिपोर्ट है 2024 पर। विदेश से आई है भाई, यहां से आई भी नहीं कि आप कह दो कि फलाना मीडिया, गोदी मीडिया और ये मीडिया और वो मीडिया ने किया है। अब नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट लिखवाई तो नहीं होगी, तो इसलिए इस इंटरनेशनल रिपोर्ट के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। उससे पहले आप यह देखिए कि किस तरह से पिछले 8 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों को एक तरह से पॉपकॉर्न बना के छोड़ दिया है। यानी नरेंद्र मोदी एक के बाद एक सरप्राइज दे रहे हैं और विरोधी इधर से उधर उछल रहे हैं, फाट 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 फूट रहा है। मोदी विरोधियों को समझ में नहीं आ रहा कि वो किस सरप्राइज पर रिएक्ट कैसे करें, क्योंकि एक सरप्राइज पर रिएक्ट करते हैं तो नरेंद्र मोदी दूसरा सरप्राइज ले आते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, जैसे जिस दिन राखी थी, रक्षाबंधन वाले दिन गैस सिलेंडर अचानक सस्ता हो गया। विपक्ष माहौल बना रहा था कि भाई हम तो जो है वो महंगाई करेंगे, वहां अचानक सिलेंडर सस्ता हो गया। 200 रुपया नॉर्मल आम आदमी के लिए और 400 रुपया उनके लिए जिन्होंने उज्ज्वला के तहत कनेक्शन लिया है। फिर संसद का स्पेशल सेशन बुलाने का ऐलान कर दिया। लीजिए, वहां अलग हंगामा मच गया कि अरे ये किस लिए हो रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं। फिर चर्चा होने लगी कि एक देश एक चुनाव ये होने जा रहा है क्या, तो इस पे हाई लेवल कमेटी बनने की खबर आ गई। फिर हाई लेवल कमेटी की मुलाकातें शुरू हो गई। इसी बीच इंडिया की जगह भारत लिखने की बात आ गई। यानी विपक्ष के लिए मुसीबत ही मुसीबत है कि वो सिलेंडर सस्ता होने पर बोले, कि स्पेशल सेशन पर बोले, कि एक देश एक चुनाव पर बोले, कि एक देश एक चुनाव की हाई लेवल कमेटी की मीटिंग पर बोले। किस पे बोले भाई, या इंडिया की जगह भारत लिखने वाली बात पर बयान दे। एक साथ इतने फ्रंट विपक्ष के लिए खुल गए हैं कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि किधर मुंह करके गोला दागना है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात भी है। इसमें ध्यान देने वाली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीएम मोदी ने खुद कुछ भी नहीं कहा है। एक देश एक चुनाव तत्काल प्रभाव से लागू होने वाला है, यह पीएम मोदी ने तो कहा नहीं। लेकिन विपक्ष इसको लेकर अपने आप भिड़ गया, क्योंकि कुछ चैनल्स पे उन्होंने रिपोर्ट देख ली। पीएम मोदी ने खुद ये नहीं कहा कि वो इंडिया को मिटाकर भारत करने वाले, लेकिन विपक्ष कहने लगा कि इंडिया को मिटाना चाहते हैं। अपने आप अपने मन से कूदने लगे। पीएम मोदी ने खुद नहीं कहा कि वो स्पेशल सेशन में क्या करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष अलग अलग अटकलें लगाने लगा। पहले चुनाव हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। यानी नरेंद्र मोदी ने कहा कुछ भी नहीं है। मुझे तो कई बार लगता है वो मजे लेते होंगे, हंसते होंगे कि देखो एक शब्द मैंने नहीं बोला, लेकिन पूरा विपक्ष घूम घूम के बिरनी की तरह नाच रहा है और विपक्ष हवा में तीर भी चला रहा है। और यही विपक्ष की हताशा को दिखाता है कि उनके पास नरेंद्र मोदी की सियासी रणनीति का कोई तोड़ नहीं है। जो मोदी चाह रहे हैं वही हो रहा है। बिना बोले लट्टू बना रखा है, चकरगिन्नी बना रखा है। विपक्ष इधर से उधर नाच रहा है, क्योंकि आप देखिए पीएम मोदी के दिमाग में एक साथ कई चीजें चल रही हैं। वो G20 की तैयारी में भी लगे, विशेष सत्र की भी तैयारी चल रही है। विशेष सत्र को लेकर ही विपक्ष में हलचल है कि पीएम मोदी आगे क्या बड़ा करने वाले हैं, उसे लेकर रोज नई नई थ्योरी भी आ रही है।
विशेष सत्र को लेकर अब नई जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक संसद का विशेष सत्र जो है वो 18 सितंबर को पुरानी संसद में शुरू होगा, लेकिन 19 सितंबर को यानी जिस दिन गणेश चतुर्थी है उस दिन शुभ मुहूर्त पर लंच ब्रेक के बाद नए संसद भवन में दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी। 5 दिनों के विशेष सत्र में 1.5 दिन पुरानी संसद में कामकाज होगा और 3.5 दिन नए संसद भवन में विशेष सत्र चलेगा। सूत्रों के मुताबिक सत्र के पहले दिन पुराने संसद भवन में लिए गए कुछ प्रमुख फैसलों, बड़े नेताओं, उनके महान कार्यों को याद किया जाएगा। इस दौरान नई संसद के निर्माण की कहानी, संसद का इतिहास और नए संसद भवन की आवश्यकता पर एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। जब संसद के विशेष सत्र की तारीखों का ऐलान हुआ तो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया था कि उस वक्त हिंदुओं का बड़ा त्योहार गणेश चतुर्थी है। सरकार ऐसे वक्त में सत्र बुलाकर हिंदू विरोधी काम कर रही है। यही तारीख क्यों चुनी भाई? यह तभी कहा गया कि जिन दिनों गणेश उत्सव होता है उन दिनों में सत्र बुलाया गया है। क्या यही बीजेपी का हिंदुत्व है? अब सबसे पहली बात तो आप यह देखिए कि हिंदुत्व और हिंदू उत्सव की चिंता उस विपक्ष को हो रही है जो सनातन के अपमान पर, जो सनातन को खत्म करने की बात पर 2 दिन से मुंह सिल के बैठा हुआ है। अरे बॉस, इतनी चिंता थी हिंदू की, हिंदू पर्व की, तो क्यों नहीं बोले घूम के अपने गठबंधन के उस साथी को जिसने कह दिया कि सनातन को मिटा देंगे? तब तो मुंह से कुछ नहीं निकला। गणेश चतुर्थी के दिन संसद का सत्र हो जाएगा तो यह हिंदू विरोधी हो जाता है, और जो सनातन खत्म करने की बात करे वो हिंदू विरोधी नहीं है, वो तो उसकी अपनी राय है। यह तो इन लोग का हाल है। वो पार्टियां सरकार को गणेश उत्सव पर ज्ञान दे रही हैं जिनसे सनातन का अपमान जो हुआ उस पर एक शब्द नहीं बोला गया। दूसरी बात यह है कि विपक्ष यह समझा ही नहीं कि जानबूझकर गणेश चतुर्थी के दौरान ही सत्र इसलिए बुलाया गया ताकि शुभ अवसर पर नई संसद में प्रवेश किया जाए। यहां तो हिंदू धर्म का सम्मान हो रहा है भाई। हिंदू धर्म में यही मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा होती है। अब गणेश चतुर्थी पर अगर नई संसद का श्री गणेश करवाकर वहां पहला सत्र हो जाएगा तो पीएम मोदी ने तो एक तरह से हिंदू धर्म का, सनातन का सम्मान भी कर दिया और जो सनातन के विरोधी हैं उस विपक्ष को जवाब भी दे दिया। और विपक्ष यहां भी फंसेगा। जो इसमें नहीं आएगा फिर बीजेपी कहेगी कि देखिए ये लोग तो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी में कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें आ नहीं रहे। आएंगे तो अपनी बात को काटेंगे कि भाई हमने देखिए जो है कहा था नरेंद्र मोदी तो हिंदू धर्म के खिलाफ है। विशेष सत्र को लेकर कई तरह की अटकलें हैं, लेकिन इसके बीच एक बात करीब करीब क्लियर है कि विशेष सत्र के साथ ही नई संसद में कामकाज शुरू हो जाएगा। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि विशेष सत्र में दुनिया में भारत की बढ़ती साख पर चर्चा भी होगी। पिछले 9 सालों में भारत ने कैसे प्रगति की है इस पर सत्ता पक्ष के सांसद अपनी बात रखेंगे। यह बात भी अहम है कि अक्टूबर में G20 की एक मीटिंग 13 और 14 अक्टूबर को नई संसद में होने वाली, यह भी कहा जा रहा है। उससे पहले सरकार नई संसद में अपना कामकाज शुरू कर देगी और सूत्र बता रहे हैं कि मोदी सरकार में टॉप लीडरशिप में सबका यही मत था कि नई संसद में प्रवेश विशेष सत्र बुलाकर किया जाए ताकि इस मौके को और खास बनाया जा सके। नए संसद भवन का निर्माण साल 2019 में शुरू हुआ था। ऐसी प्लानिंग थी कि 15 अगस्त 2022 जब आजादी के 75 साल पूरे होंगे तभी एक स्पेशल सेशन बुलाकर नए संसद भवन में कामकाज शुरू किया जाए। लेकिन कोरोना आ गया, फिर दूसरी वजह हो गई तो निर्माण में देरी हो गई और तय प्लान के मुताबिक काम नहीं हो पाया। फिर इसी साल मई महीने में पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया और अब जो है नए संसद भवन में कामकाज भी शुरू होगा। नए संसद भवन का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन कोई सत्र इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर कई सिस्टम लगाए जाने थे। सिक्योरिटी, टेस्टिंग और बाकी काम भी फाइनल हो चुका है और इसलिए अब सत्र वहां होने जा रहा है। नए संसद भवन में सारा सिस्टम काफी आधुनिक और ऑटोमेटिक होगा, इसलिए सभी चीजों का ड्राई रन जुलाई अगस्त में किया जा चुका है। इसमें सबसे अहम संसद में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा हुआ है। जैसे आजकल मोबाइल में नहीं आता कि आपने ऐसे मुंह के सामने किया और आपका मोबाइल अनलॉक हो जाता है, तो इसमें भी चेहरे की पहचान के साथ संसद में एंट्री का गेट अपने आप खुल जाएगा। नए संसद भवन के एंट्री पॉइंट के 6 मीटर के दायरे में आते ही सांसदों का फेस स्कैन हो जाएगा खुद ब खुद और गेट खुल जाएगा। सांसदों के फेस स्कैन के साथ बायोमेट्रिक्स, जो उंगलियों के निशान लिए जाते हैं आधार के लिए, उसी तरह से उंगलियों के निशान भी लिए जा रहे हैं ताकि अगर कभी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम फेल हो गया तो क्या कहिएगा कि नहीं अंदर नहीं जा सकते।
तो फिर आपकी उंगली से ले लेंगे। जैसे आपके मोबाइल में अगर फेशियल रिकॉग्निशन काम नहीं करता है तो कई बार उंगली का सिस्टम होता है, उंगली का नहीं होगा तो पिन का सिस्टम होता है। बायोमेट्रिक सिस्टम से संसद भवन में एंट्री हो सके, इसके लिए पिन नंबर का भी ऑप्शन रखा गया है कि पिन नंबर डालकर एंट्री कर लीजिए। केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और कुछ बड़े अधिकारियों के फेस स्कैन हो भी चुके हैं। नई संसद में जो विजिटर होंगे उनकी एंट्री के लिए स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया गया। जैसे आपके वो मेट्रो वगैरह में नहीं होता कि आपने स्मार्ट कार्ड लिया और वहां सटा ऐसे डब से खुल जाता है, आप मेट्रो में चले गए, वैसे ही यहां पे लगाया गया विजिटर के लिए। नई संसद में वेल जो है, जहां जाके ये सांसद हंगामा करते हैं, उसको इस तरह का बनाया गया कि बैनर पोस्टर लेकर जो सांसद हंगामा करते हैं और ट्राई करते हैं कि कैमरे में दिख जाएं, वो भी संसद में नहीं हो पाए। कुछ अटकलें ये भी हैं कि नई संसद का नाम भी कुछ और रखा जा सकता है। नई संसद में विशेष सत्र कराने से पहले पीएम मोदी एक बड़ा इवेंट G20 का भी आयोजित कर रहे हैं और ये बहुत ग्रैंड लेवल पर होने जा रहा है। 9 और 10 सितंबर को भारत में G20 सम्मेलन होगा, जिसके लिए दुनिया के अलग अलग देशों के नेता भारत आने भी लगे। ये भारत के लिए बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है, जिसमें दुनिया के 40 से ज्यादा नेता भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। यह इवेंट देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, इसलिए पीएम मोदी इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते और इसीलिए आज G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर पीएम मोदी ने मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने मंत्रियों को कुछ बात पर विशेष तौर पर ध्यान देने के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक G20 के आयोजन में जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगी है, उन्हें टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। उन्हें वक्त पर पहुंचने और वीआईपी कल्चर से दूर रहने के लिए कहा गया है। विदेशी मेहमानों को रिसीव करने के लिए अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। मंत्रियों से G20 ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया है, ताकि विदेशी मेहमानों से बातचीत के वक्त ऐप के जरिए अनुवाद और बाकी फीचर्स का इस्तेमाल किया जा सके। इस ऐप में इंस्टेंट ट्रांसलेशन का फीचर है। अब मान लीजिए कोई जापान से आया है, कोई रशिया से आया है, कोई कहीं से आया है, उसकी बात समझ में नहीं आ रही है, फ्रांस से आया, नहीं समझ में आ रही, तुरंत ट्रांसलेट कर देगा। इसमें सभी भारतीय भाषाएं और G20 देशों की भाषा के अनुवाद की सुविधा है। पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा है कि वो भारत मंडपम G20 का जो वेन्यू है, वहां तक पहुंचने के लिए अपने आधिकारिक काफिले को छोड़कर शटल सर्विस का इस्तेमाल करें। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 पर प्रेजेंटेशन भी दिया। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में मंत्रियों को बताया गया कि यह सम्मेलन भारत के लिए और उसकी ग्लोबल इमेज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यानी इधर विपक्ष कूद रहा है अलग अलग मुद्दों पे, उधर नरेंद्र मोदी G20 की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर और चमक जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। और जहां पीएम मोदी G20 की तैयारी कर रहे हैं, जहां पीएम मोदी नई संसद में विशेष सत्र की तैयारी कर रहे हैं, वहीं पर एक तैयारी वन नेशन वन इलेक्शन की भी चल रही है। आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनी समिति की पहली बैठक भी हो गई। यह बैठक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर पर हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल शामिल हुए। पिछले शनिवार को ही सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर हाई लेवल कमेटी बनाई थी और आज उसकी पहली बैठक हो भी गई। रविवार को कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जानकारी दी थी इसके बारे में। यानी संकेत साफ है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार सिर्फ कमेटी बनाकर बैठने वाली नहीं है, यह कोई पॉलिटिकल स्टंट भी नहीं है, बल्कि सरकार इस पर गंभीरता से काम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। उधर आज चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि वो वन नेशन वन इलेक्शन पर कानूनी प्रावधानों के तहत काम करने के लिए तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग को संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत समय से पहले चुनाव कराना होता है। प्रावधानों के अनुसार इलेक्शन कमीशन 5 साल का समय समाप्त होने से 6 महीने पहले आम चुनाव की घोषणा कर सकता है। विधानसभा चुनावों के लिए भी मानदंड समान है। राजीव कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है। यानी जहां पीएम मोदी एक साथ कई एजेंडे पर काम कर रहे हैं, वहां विपक्ष इसी बात पर फंसा हुआ है कि इस विशेष सत्र में मोदी क्या करने वाले, इसकी रणनीति क्या बनाई जाए। और विपक्ष की मजबूरी यह है कि विशेष सत्र का वो बॉयकॉट नहीं कर सकता, क्योंकि क्या पता पीएम मोदी ने किस राष्ट्रीय मुद्दे पर सत्र बुलाया। दूसरी बात यह है कि अगर वो विशेष सत्र में जाएंगे तो किस रणनीति के साथ जाएं। भाई अभी तो पता ही नहीं ना होने वाला क्या है। कल को कोई ऐसा बिल ले आए जिस पर किसी की अपनी स्थानीय पॉलिटिक्स में वो सूट करता हो, तो इंडिया गठबंधन तो अलग अलग वोट करेगा, बात करेगा। इसी कंफ्यूजन के बीच सोनिया गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। सोनिया गांधी ने लिखा, पहली बात यह कही कि बिना किसी से बात किए आपने संसद का विशेष सत्र बुला लिया, यह क्या है।
दूसरी बात उन्होंने कही कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्र का कोई एजेंडा ही नहीं है बताया गया, जबकि जब भी विशेष सत्र होता है तो आम सहमति से एजेंडा तय होता है। तीसरी बात सोनिया जी ने कही कि विपक्ष के 9 मुद्दे हैं, उन पर वो चर्चा करना चाहते हैं, रूल क्या होगा इस पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। एक बार जयराम रमेश ने इस पर क्या कहा सुन लीजिए, फिर जो सोनिया जी ने लिखा उस पर क्या जवाब आया मोदी सरकार से वो भी बताता हूं। हम ये सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे। ये मौका है हमारे लिए जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि अलग अलग पार्टियां अपने मुद्दे उठाएंगे। लेकिन सोनिया गांधी को भी सरकार ने चिट्ठी से ही जवाब दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लिखा कि स्थापित परंपराओं का पालन करने के बाद 18 सितंबर को संसद का सत्र बुलाया गया। शायद सोनिया गांधी का ही परंपराओं की तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि आज तक संसद बुलाने से पहले कार्यसूची कभी नहीं दी गई। सत्र की कार्यसूची हमेशा की तरह स्थापित परंपरा के अनुसार उचित समय पर दे दी जाएगी। संसद सत्र बुलाने से पहले न कभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती है, न ही सत्र बुलाने से पहले कभी मुद्दों की चर्चा होती है। तो सरकार कह रही है कि भाई ऐसा कब हुआ जो आप कह रही हैं कि हमने नहीं किया? हुआ कब ये सब? राष्ट्रपति के सत्र बुलाने के बाद और सत्र आरंभ होने से पहले सभी दलों के नेताओं की बैठक होती है, जिसमें संसद में उठने वाले मुद्दे और कामकाज की चर्चा होती है। सरकार की तरफ से कहा गया कि किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं। जिन मुद्दों का जिक्र किया गया है वो मुद्दे अविश्वास प्रस्ताव में भी उठाए गए थे, सबका सरकार ने जवाब भी दिया था। और विशेष सत्र का एजेंडा क्या है यह अभी सत्र शुरू होने के पहले आपको बता दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष में इतनी हड़बड़ी है कि क्या ही हो जाएगा, वहां क्या करने वाले हैं, कि चिट्ठी भी छाप दी गई। लेकिन जो ये सवाल कि 2024 में क्या होने वाला है, विदेश से रिपोर्ट आई है, वो तो कह रही है रिपोर्ट कि आएगा मोदी। इंडिया गठबंधन में इस रिपोर्ट से खलबली मच जाएगी। दुनिया क्यों कह रही है कि 2024 में मोदी ही आएंगे और मोदी को कहां से वोट आएगा, क्यों आएगा? विदेश से जो रिपोर्ट आई है, अब जरा उसको देखिए। विपक्ष का इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराने का दम भर रहा है, लेकिन एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ने विपक्षी गठबंधन की मुश्किल बढ़ा दी। अमेरिका की मशहूर ब्रोकरेज और रेटिंग फर्म है मॉर्गन स्टैनली। इसने 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर एक रिसर्च पब्लिश की है, और रिसर्च में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिससे विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सपने चकनाचूर हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया में अगर कोई कह दे कि भाई देखिए अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है, नरेंद्र मोदी के लिए लोग ऐसा कह रहे हैं, तो ये लोग कहते हैं अरे ये तो सब सेटिंग गेटिंग है। लेकिन अब विदेश से भी रिपोर्ट आ गई जो कह रही है आएगा मोदी ही। भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव पर मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च के मुताबिक लोकसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने वाले 4 मुख्य फैक्टर होते हैं। वो ये कह रहा है कि भाई सबसे पहले तो देश की जीडीपी होती है। जीडीपी ऊपर तो नेता ऊपर, जीडीपी नीचे तो नेता भी नीचे चला जाता है। तो पहला फैक्टर तो वो देश की जीडीपी को बता रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, ये बड़ा फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि सरकार किसकी होगी नहीं क्यों होगी, और इसके बारे में रिपोर्ट में उन्होंने बताया, वो आगे बताऊंगा। फिर तीसरा फैक्टर उन्होंने बताया सोशल मीडिया यूजर्स। आज के जमाने में जब हर किसी के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया पे लोग तूफान ला दे रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है और वो क्या करेगा, नरेंद्र मोदी को कैसे 2024 जितवाएगा, उसका भी जिक्र है। और फिर चौथा फैक्टर उन्होंने बताया फर्स्ट टाइम वोटर, जो पहली बार वोट दे रहे हैं, वो भी क्यों मोदी को वोट देंगे, इस रिपोर्ट में ये भी है। आपको इन चारों ही फैक्टर्स में मोदी सरकार किस तरह से विपक्ष से आगे है वो भी बताता हूं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक जो पहला फैक्टर है वो है देश की जीडीपी का, देश की अर्थव्यवस्था का। रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे समय से यह देखा गया है कि जब भी सरकार चला रही पार्टी फिर से चुनाव में जाती है तो चुनाव के नतीजों पर देश की जीडीपी ग्रोथ का सीधा असर पड़ता है। आम जनता दोबारा सरकार चुनते समय यह देखती है कि देश की इकोनॉमी बेहतर हुई है या नहीं, और उससे लोगों को फायदा हुआ है या नहीं। यानी अगर लोगों का फायदा हुआ तो जिसकी सरकार उसका फायदा, लोगों का फायदा नहीं हुआ तो सरकार को नुकसान। मॉर्गन स्टैनली ने जीडीपी को लेकर अपनी रिसर्च में जो कहा है उसे अगर आप आंकड़ों के जरिए समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह बात सही भी है। 1971 से 2019 तक 12 लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें 6 टर्म में देश की जीडीपी गिरी, और जब देश की जीडीपी गिरी
तो इन्हीं 6 मौकों पर सरकार भी गिर गई। मतलब तत्कालीन सरकार चुनाव में हार गई जब वो जीडीपी गिरी, और जब 6 मौके ऐसे थे जब जीडीपी बढ़ी थी तो वो सरकार में वापसी कर पाई। जिन 6 मौकों पर जीडीपी ग्रोथ कम होने से तत्कालीन सरकार हार गई, उसके बारे में और क्लैरिटी के साथ आपको बताता हूं कि यह हवाई बात नहीं है, और क्यों यह नरेंद्र मोदी फैक्टर पर काम करेगी 2024 के चुनाव में, आपको समझ में आएगा। अगर आप देखेंगे कि कौन सा चुनाव है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पीएम कौन, वो भी आपको बताऊंगा। इसमें जीडीपी ग्रोथ वो कितनी रही वो बताऊंगा आपको, औसत जीडीपी ग्रोथ, और अगर आप देखेंगे कि गिरावट कितनी रही तो वो भी आपको बताऊंगा, और नतीजा क्या रहा फिर वो आपको ये 1 2 3 4 5 फैक्टर बताऊंगा। तो अगर आप सबसे पहले देखेंगे कि 1971 से लेकर 1977 तक पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती थी, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ कितनी थी, जो औसत जीडीपी ग्रोथ थी वो 5.73% रही ये 5 साल में, और 1971 से लेकर 1977 तक जो औसत जीडीपी ग्रोथ रही वो, मतलब मेरे ख्याल से आपको इसको ऐसे देखना चाहिए कि जो जीडीपी ग्रोथ इस 5 साल में रही वो रही 2.72%, और उसके पहले कितनी रहती थी, उसके पहले रहती थी 5.73%। यानी कितनी गिरावट, करीब 3% जीडीपी गिर गई, और नतीजा क्या रहा 1977 में इंदिरा गांधी हार गई। इसी तरह से अगर आप देखेंगे 1977 से लेकर 1980 तक, उस वक्त मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह ये दोनों पीएम रहे, ठीक है। औसत जीडीपी जो 1971 से 77 तक आपको बताया 2.72% थी, जब इनकी सरकार आई तो ये और गिरकर 2.60% हो गया, यानी गिरावट कितनी रही 0.12%। नतीजा क्या रहा, इनकी भी हार हो गई, ये भी हार गए। इसी तरह से 1989 से लेकर 91 तक प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह और चंद्रशेखर। उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त जो औसत जीडीपी 1985 से 89 तक थी, मतलब जब इन्होंने सत्ता में आए तब उसके पहले 5.93%, लेकिन इनके समय में घटकर 5.7 हो गई, यानी 5.7% पे आ गई, यानी गिरावट कितनी 0.23%। इनके समय भी जीडीपी गिरी, नतीजा क्या हुआ, हार गए। इसी तरह से अगर आप 1991 से 96 तक देखेंगे, तब प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, और 89 से 91 तक जीडीपी ग्रोथ आप देख रहे हैं 5.7% थी। नरसिम्हा राव के समय यह और गिरकर 5.1% पर आ गई, यानी 0.56% जीडीपी गिरी, नतीजा ये भी हार गए। यह हुआ है 99 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, और 98 से 99 तक जीडीपी, औसत जीडीपी 6.2 की थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 5 साल में औसत जीडीपी ग्रोथ जो है वो 5.82% की रही, यानी 0.38% गिरावट दर्ज हुई, और इनकी भी सरकार चली गई। फिर 2009 से 14 तक मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे, औसत जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.94% जो हुआ करती थी वो गिरकर 6.7% पर आ गई, यानी 0.24% की गिरावट वहां भी दर्ज हुई, और नतीजा 2014 में मनमोहन सिंह भी हार गए। यानी ये रिपोर्ट जो कह रही है कि जीडीपी रॉकेट बनाइएगा तो जनता आपको भी रॉकेट जैसा वोट बना देगी, वो आंकड़ों में दिखता है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि इकोनॉमी बूम कर रही है, इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है, दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज भारत की तारीफ कर रही है।
आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह चुका है कि भारत दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ब्राइट स्पॉट है। 2023 में दुनिया के विकास का 15% हिस्सा भारत से आएगा। यूएन के मुताबिक 2024 में भी भारत इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट बना रहेगा। आप देखिए कि फिलहाल भारत की जीडीपी का क्या हाल है। 2023 में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट रही है पहली तिमाही में, वो 7.8% रही है बॉस, दुनिया में सबसे ज्यादा। और S&P ग्लोबल रेटिंग के मुताबिक अगले 3 साल तक भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी रहेगा। फर्म अर्नेस्ट यंग, जो एक इकोनॉमिक कंसल्टिंग फर्म है, उसके मुताबिक 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। यानी जीडीपी के लिहाज से नरेंद्र मोदी जो इतिहास रहा है, उसके हिसाब से वो वापसी करने वाले ब्रैकेट में आते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने बाकी के जिन 3 और फैक्टर के बारे में बताया, वो कैसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट ला सकते हैं, अब आपको यह भी बताता हूं। देश में पिछले 5 साल में स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों की संख्या डबल हो चुकी है। देश में फिलहाल 10 से 12 करोड़ मतदाता स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने का फायदा इन मतदाताओं को मिलता है। स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाने वाले निवेशक यही चाहेंगे कि देश में स्थायी सरकार बनी रहे। इसी तरह देश में 50 करोड़ के आसपास मतदाता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं। सरकार की नीतियों और जीडीपी ग्रोथ रेट में बढ़त के फायदे इन तक पहुंच रहे हैं। लोग सोशल मीडिया के जरिए जान रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव में करीब 13 करोड़ मतदाता पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। और नया मतदाता देश के विकास और दुनिया में देश के सम्मान से गर्व महसूस करता है। इसलिए मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च के मुताबिक, हालांकि ये जरूरी नहीं कि ये सारे मतदाता सरकार के समर्थन में वोट कर दें, लेकिन इनमें से ज्यादा संख्या उन मतदाताओं की हो सकती है जो सरकार के काम और नीतियों से प्रभावित होकर नरेंद्र मोदी के लिए वोट करें। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिसर्च में यह भी बताया कि 2024 के चुनाव पर शेयर मार्केट किस तरह से रिएक्ट करने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर शेयर बाजार बेहतर नतीजों की उम्मीद कर रहा है। शेयर बाजार को उम्मीद है कि लौटेंगे नरेंद्र मोदी, यह शेयर बाजार चाह रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तक शेयर मार्केट में 10% की बढ़त भी आ सकती है। अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कह रही है कि शेयर मार्केट 40% गिर जाएगा अगर नरेंद्र मोदी दोबारा चुनकर नहीं आए। यानी मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भारत का शेयर बाजार यह मानकर चल रहा है कि आएगा तो मोदी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शेयर मार्केट 40% गोता लगा देगा। मतलब आप सोचिए, अरबों रुपए लोगों के डूब जाएंगे अगर मोदी नहीं लौटे। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि शेयर मार्केट को पीएम मोदी पर भरोसा है कि उनकी नीतियों की वजह से मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कुछ और फैक्टर भी बताए जो चुनाव पर असर डाल सकते हैं, और इन फैक्टर्स में मोदी सरकार ने कैसा काम किया वो भी सामने आया। इस रिपोर्ट के मुताबिक चुनावी नतीजों पर असर डालने वाले जो बाकी के 4 फैक्टर हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो 4 फैक्टर इस रिपोर्ट में बताए गए हैं जो असर डालेंगे। एक है गरीबी, दूसरा है किसान, उनका मुद्दा, तीसरा मुद्दा जो बताया गया है वो है स्वास्थ्य, कि भाई आपको हेल्थ सेक्टर में क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और चौथा शिक्षा। ये 4 फैक्टर हैं, और इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह वगैरह ये सब भी है। अब मैं आपको बताता हूं कि मोदी सरकार के दौरान अब तक इन 4-5 सेक्टर में कितना काम हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी 2015-16 में जो 25% पर थी, वो घटकर 2019-20 में 15% रह गई, यानी 10% कम हुई है। अब उस फैक्टर पर आप सोचिए नरेंद्र मोदी को वोट मिलेगा या नहीं। किसानों की बात कर लीजिए, किसानों का जीवन सुधरा। 2015 में रिपोर्ट थी कि 17,000 किसानों ने आत्महत्या की थी, जबकि 2021 में यह संख्या घटकर 11,000 पर आ गई। अभी भी चैलेंज है, इसे कम करना है, लेकिन 6,000 किसानों की आत्महत्या अगर कम हुई है तो रिपोर्ट कह रही है कि भाई ये नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए कि 2015 में 21% आबादी कुपोषण का शिकार थी, जबकि 2021 में सिर्फ 11.8% आबादी कुपोषित थी। 2015 में 11.6% बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती थी। 2021 में यह घटकर 7.72% पर आ गई। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान रसोई गैस कनेक्शन,
साफ पानी, बिजली और घर ज्यादा लोगों को दिए गए। इससे बड़ी आबादी का जीवन आसान हुआ है। मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च में इन पैरामीटर पर भी मोदी सरकार बहुत आगे दिख रही है और इसीलिए यह रिपोर्ट कह रही है कि आएगा तो मोदी ही। भाई आप कुछ भी कह दीजिए, जिसको घर मिल रहा है, जिसको पानी मिल रहा है साफ, पहली बार जीवन में जिसके घर नल पहुंचा है, जिसको शौचालय मिल रहा है, जिसको राशन मुफ्त में मिल रहा है, जिसके घर सिलेंडर आ रहा है, जिसको हेल्थ कार्ड मिल रहा है, वो सब भूल जाएगा। क्योंकि कोई एक इंडिया गठबंधन बन गया और उसमें कोई एक राहुल गांधी ने विदेश जाके कह दिया कि लोकतंत्र खत्म हो गया, तो ना 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 आप तो मोदी जी को वोट नहीं देंगे, राहुल जी ने कह दिया। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिसर्च में विपक्ष के इंडिया गठबंधन का भी विश्लेषण किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा सीटों के बंटवारे की है। इंडिया को कामयाब होने के लिए चुनाव से पहले सीटों का बंटवारा करना होगा। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ऐसा हो जिससे किसी भी दल को आपत्ति ना हो, बगावत ना हो। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या भी यही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारा किस फॉर्मूले पर होना है, इसकी चर्चा भी इंडिया गठबंधन के दल खुलकर नहीं कर रहे। वो हर बार आगे के लिए टाल देते और अगर सीट बंटवारा सही से नहीं हुआ तो फायदा दूर की बात, नुकसान ही ना हो जाए। अमेरिका की मॉर्गन स्टैनली तक ये बात अपनी रिसर्च में शामिल कर रही है और ये दिख भी रहा है। आप देखिए, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर बयानों की तलवार चल रही है। आज ही पंजाब सरकार में मंत्री अनमोल गगन ने कहा कि कांग्रेस के साथ पंजाब में कोई गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के पंजाब के नेता पहले ही कह चुके हैं कि हम ये आम आदमी पार्टी वालों का मुंह नहीं देखना चाहते। तो दोनों एक दूसरे को जो है वो कोहनी मार रहे हैं। सुनिए एक बार। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਕੱਢੂਗੀ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂरत नहीं है। अनमोल जी, क्या लगता है कि 13 की 13 सीटें आप लोग अकेले चुनाव लड़ेंगी तो जीत पाएंगे? 13 सीटें। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को तेवर दिखा रही है तो कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं है। पंजाब कांग्रेस के नेता पहले ही आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर आपत्ति जता चुके हैं। अपने ताजा बयान में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़ीग ने कहा कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम अपनी लीडरशिप से चर्चा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हमें 13 सीटों पर तैयारी करने के लिए कहा है। विपक्ष की मुसीबत सिर्फ यही नहीं है। आप देखिए कि कितना विरोधाभास है कि जिस कांग्रेस में कुछ नेता सनातन को मिटाने की बात का बचाव कर रहे हैं, कुछ नेता समर्थन कर रहे हैं, उसी कांग्रेस में कमलनाथ जैसे नेता शिव कथा में शामिल हो रहे हैं। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कमलनाथ के इलाके छिंदवाड़ा में शिव महापुराण की कथा सुनाई और छिंदवाड़ा में इस शिव कथा में कमलनाथ शामिल हुए। कहा कि शिव महापुराण की कथा से उनके इलाके छिंदवाड़ा की धरती और पवित्र हो गई। कमलनाथ ने यह भी कहा कि भारत की पहचान किसी आर्थिक शक्ति या सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति की वजह से। अब आप सोचिए कितना विरोधाभास है कि जिस कांग्रेस के सहयोगी सनातन को मिटाने वाली बातें कर रहे हैं, जिस कांग्रेस के कुछ नेता सनातन को मिटाने वाली बातों का बचाव कर रहे हैं, उस कांग्रेस में ही यह भी कहा जा रहा है कि भारत की पहचान ही आध्यात्मिक शक्ति की वजह से। सुनिए कमलनाथ को फिर। कल शुरुआत में मैंने कहा था कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आध्यात्मिक शक्ति है और पिछले 24 घंटों में महाराज जी आपके हमने जो निवेदन किया था आपसे कि यहाँ जो बरसात नहीं हो रही, किसानों के चेहरे में निराशा है, हमने निवेदन किया था आपसे, आपकी शक्ति से कि यहाँ बारिश आ जाए। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ केवल छिंदवाड़ा ही नहीं आए, आप छिंदवाड़ा बारिश लेके आए। यानी कमलनाथ के हिसाब से सनातन में इतनी ताकत है कि वो बारिश लेकर चले आए और यहां सनातन को मिटाने की बातें हो रही हैं। जबकि आप दुनिया भर में देखिए कैसे सनातन का डंका बज रहा है। अमेरिका के बारे में आपको बताता हूं। अमेरिका में एक शहर है केंटकी, जहां 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। केंटकी के मेयर क्रेग ग्रीनबर्ग ने मंदिर में महाकुंभ अभिषेकम उत्सव के दौरान इसका ऐलान किया। इस कार्यक्रम में कई जाने माने धर्मगुरु मौजूद थे। आप खुद देखिए कि दुनिया सनातन को अपना रही है, सनातन धर्म की अच्छाइयों पर चर्चा हो रही है और भारत में कुछ लोग सनातन को डेंगू मलेरिया बता रहे हैं और इसको खत्म करने के बयान दे रहे हैं।
अब ऐसे में कौन खत्म होगा आप समझ सकते हैं, किसकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी आप समझ सकते हैं। फिर वो गाली देंगे कि मीडिया ऐसा करता है, मीडिया वैसा करता है। अरे तुम क्या करते हो पहले वो